हेलो। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एसी जनरेटर से उल्टा है। एसी जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी की मदद से एसी जनरेटर हमें करंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। डीसी मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम मैकेनिकल एनर्जी में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो लेट अस सी हाउ इट्स डायग्राम इज और ये फंक्शन कैसे करता है। तो ये है एक बेसिक डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन। दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ यहाँ पे है मैग्नेट का और साउथ यहाँ पे है। और ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर की कॉइल्स हैं। जैसे कॉपर की कॉइल्स वहाँ पे थी एसी जनरेटर में, वैसे यहाँ पे कॉपर की कॉइल है और एक नहीं कई बार इसे इस तरह से टर्न किया जाता है। इन कॉपर की कॉइल्स को आर्मेचर कहा जाता है। सो दीज कॉपर कॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मेचर। ओके, फिर यहां पे स्प्लिट रिंग्स है। ये जो आप दो चीजें यहां देख रहे हो, ये दो, इन्हें स्प्लिट रिंग कहा जाता है। स्प्लिट क्यों? क्योंकि ये बीच में से देखो कटी हुई है। स्प्लिट मतलब अलग अलग होना, तो ये बीच में से कटी हुई है, इसीलिए इनका नाम स्प्लिट रिंग है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग थी, वो कटी हुई नहीं थी बीच में से, वो रिंग्स एकदम गोल थी, लेकिन यहां पे बीच में से कटा हुआ है, तो इसे स्प्लिट रिंग कहा जाएगा। बाकी ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश का यूज वही है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द कार्बन ब्रश। और ये जो आप देख रहे हो ये है इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्टेज। पहले कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं था एसी जनरेटर में, लेकिन यहां पे सप्लाई वोल्टेज है क्योंकि यहां पे हम बैटरी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे। ओके, तो ये सप्लाई वोल्टेज है, ये वोल्टेज सप्लाई करेगा, करंट सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दिस डीसी मोटर। आखिर ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग कैसा है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है, देखिए ये एक वायर है मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी एक वायर है। और इस बैटरी से क्या हो रहा है, बैटरी से करंट निकल रहा है इस तरह से। तो यहां से करंट निकलेगा, फिर ये करंट यहां जाएगा, कार्बन ब्रश से होते होते ये करंट इस तरह से इस आर्म में अंदर घुस जाएगा, फिर करंट यहां जाके यहां से रिटर्न आएगा। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। सो नाउ वी हैव अ करंट फ्लोइंग। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर ही है ना, कॉइल मतलब एक तरीके का वायर ही है। हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट है और ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है इसके वर्किंग का? वर्किंग प्रिंसिपल, अ करंट कैरिंग वायर in a magnetic field experiences a force। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बिल साइन थीटा। तो इतना फोर्स, यानी कि इस वायर पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। और इस वायर को देखो, ये भी एक करंट कैरिंग वायर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो इस वायर के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, इस वायर के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके पता लगाते हैं कि आखिर फोर्स लग कहां रहा है। तो सबसे पहले मैं इस वायर पे लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा।
सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस वायर फर्स्ट। देखो, लेफ्ट हैंड रूल में आपका लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट, और ये होता है फोर्स का डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आप देख सकते हैं रेड लाइन में। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है रेड लाइन में, तो मैंने अपना इंडेक्स फिंगर यहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड रेड लाइन। मिडल फिंगर करंट बताता है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसे ऐसा रखना है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है उसे ऊपर रखना है। तो देखिए मैं करंट को ऊपर रखता हूं, ये हो गया करंट ऊपर। करंट ये डायरेक्शन में है ना, ये देखो करंट यहां पे है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा करंट। तो देखो मेरा थंब कहां जा रहा है, मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। माई थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां है, करंट ऊपर की तरफ है और थंब नीचे की तरफ है। यानी इस वायर पे क्योंकि थंब नीचे आया तो फोर्स नीचे लगेगा। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस वायर? इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स डाउनवर्ड। एक बार फिर से देखिए लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड यहां, करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां, करंट ऊपर की तरफ। लेफ्ट हैंड है ये मेरा, और थंब जा रहा है पेपर के अंदर, यानी जो फोर्स लगेगा वो पेपर के अंदर लगेगा। अब इस वायर के लिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहां है, करंट नीचे है, तो देखते हैं फोर्स कहां लगेगा। अब मैं इस वायर पे लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड यहां है और करंट देखो नीचे है, करंट नीचे, तो करंट नीचे और ये फील्ड के डायरेक्शन में। थंब देखो ऊपर जा रहा है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा। तो ये जो वायर है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कॉइल? नेट फोर्स ऑन कॉइल हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कॉइल के एक तरफ फोर्स ऊपर लग रहा है, कॉइल की दूसरी तरफ फोर्स नीचे लग रहा है। तो कॉइल के एक साइड पे ऊपर फोर्स लग रहा है, कॉइल के दूसरे साइड पे नीचे फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना? 0। यानी ये कॉइल कहीं भागेगी नहीं, ये कॉइल उठ के आगे नहीं जाएगी, पीछे नहीं आएगी, ऐसे ऊपर उड़ के नहीं आ जाएगी, अंदर घुसेगी नहीं। नेट फोर्स इस कॉइल पे 0 है, मतलब ये कॉइल बस अपनी जगह पे रहने वाली है, ये ट्रांसलेट नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। लेकिन मान लो ये कॉइल है, यहां पे फोर्स लग रहा है नीचे, ये देखो इस वाले पे फोर्स लग रहा है नीचे और इस वाले पे फोर्स लग रहा है ऊपर। तो यहां पे फोर्स लग रहा है नीचे, यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर, तो मैं इसे नीचे धक्का मारूंगा और इसे ऊपर धक्का मारूंगा। देखते हैं क्या होता है। यहां से नीचे धक्का मारना, यहां से ऊपर धक्का मारना। तो यहां से नीचे धक्का मारा, यहां से ऊपर धक्का मारा, क्या हुआ? कॉइल घूम गई। यहां से नीचे पुश करोगे, यहां से ऊपर कुछ पुश करोगे तो कॉइल घूम जाएगी इस तरह से। तो ये जो कॉइल है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब ये इधर उधर ट्रांसलेट नहीं करेगी, लेकिन इस तरह से ये रोटेट करेगी। इसका मतलब इसके पास नेट टॉर्क है, बट द कॉइल इज एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क। ये कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और ये इस तरह से घूम जाएगी। और हमें यही तो करना है, मोटर में हमें चीजों को घुमाना ही होता है। मोटर के आगे छोटा सा पंखा लगा दो तो पंखा घूमेगा, मोटर के आगे छोटा सा व्हील लगा दो तो उस व्हील को आप टॉय कार में लगा के उस टॉय कार का टॉय बना सकते हो, खिलौना बना सकते हो बच्चों के लिए। और भी बहुत सारे यूजेस है डीसी मोटर के, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमें इस मोटर को घुमाना ही है, तो ये घूम गई मोटर। तो यहां से फोर्स लगा नीचे, यहां से फोर्स लगा ऊपर और मोटर ऐसे घूम गई। ओके, तो नेट फोर्स तो नहीं है, पर क्योंकि मोटर घूम रही है नेट टॉर्क जरूर है। अब ये नेट टॉर्क कितना है वो भी आराम से पता लगा सकते हैं। टॉर्क होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, वेर F इज द फोर्स, आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये जो दो फोर्सेस है ये कपल बना रहे हैं ना, दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक कपल। ये फोर्स नीचे की तरफ और ये फोर्स ऊपर की तरफ।
तो कपल का मोमेंट तो क्या होता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल, व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू ए कपल, वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये हमने रोटेशनल मोशन में सीखा था काफी पहले 11th स्टैंडर्ड में। तो जो टॉर्क लगेगा वो होगा फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स कितना लग रहा है इस वायर पे, बिल बी आई एल इनटू, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ब्रेथ बी, तो इनटू बी, दिस इज द टॉर्क दैट विल बी एक्टिंग ऑन द कॉइल। लेकिन ये टॉर्क तो एक टर्न का है, इसमें ऐसे बहुत सारे टर्न होते हैं, इसलिए हमें इनटू नंबर ऑफ टर्न्स करना पड़ेगा। तो ये टॉर्क लग रहा होगा इस कॉइल के ऊपर। ये एल क्या है, ये लेंथ ऑफ वायर है, दिस इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ वायर, आप लोग लिख लीजिए एल इज द लेंथ ऑफ वायर। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी आप लिख लीजिए एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आई तो ये करंट है जो फ्लो हो रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये टॉर्क। तो इतना टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क की वजह से ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब डीसी मोटर में सबसे मजेदार चीज है ये स्प्लिट रिंग और ये कार्बन ब्रश। ये स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश क्यों लगा है, क्या काम है इन दोनों का, लेट अस सी। तो चिल्ड्रन मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर है, दिस इज आवर आर्मेचर, आर्मेचर मतलब कॉइल, ये हमारी कॉइल है आर्मेचर। अब मान लेते हैं ये नीचे जा रही है, ये ऊपर आ रही है, और अगर हम इन एंड्स को फिक्स कर दें, अगर यहां पे स्प्लिट रिंग ना लगाएं, डायरेक्टली इसे हम जोड़ दें बैटरी से, मान लेते हैं स्प्लिट रिंग नहीं लगाया, मान लेते हैं कार्बन ब्रश नहीं लगाया, और सीधा सीधा यहां पे कनेक्ट कर दी हमने बैटरी। तो कुछ इस तरीके से हमने लगा दी यहां पे बैटरी, ठीक है, सीधा कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो अब ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। अब जब ये घूमेगा तो देखो इससे आपस में उलझ जाएंगे ये वायर्स, ये देखो ये वायर उलझ गए आपस में, दिख रहा है, और उसको जबरदस्ती घुमाएंगे तो ये फट भी जाएगा, ये टूट जाएगा। तो चिल्ड्रन ये घूमेगा कैसे, ये नहीं घूम सकता ना। अगर हम इसको फिक्स कर दें यहाँ पे, बिना स्प्लिटरिंग के अगर हम इस मोटर को बनाने की कोशिश करें, ये जब घूमेगा तो इसके पूरा ये जो वायर है सब टैंगल हो जाएंगे, ये देखो घूम के टैंगल हो गया। तो ऐसी मोटर किसी काम की है क्या जो बस एक बार घूमे और फिर टैंगल हो जाए और खराब हो जाए, ये मोटर तो किसी काम की नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश का यूज होता है। तो अब हम एनिमेशन की मदद से देखेंगे स्प्लिट रिंग कैसे मदद करता है इस आर्मेचर को घूमने में। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं ये जो दो काले डॉट्स हैं ये कार्बन ब्रश है, और ये जो ब्लू कलर की दो सेमी सर्कुलर कर्व्स घूम रहे हैं, ये जो दो सेमी सर्कुलर चीज़ें हैं ये स्प्लिट रिंग है। तो आप देख सकते हैं स्प्लिट रिंग की मदद से जो वायर्स है वो टैंगल नहीं होते। स्प्लिट रिंग की मदद से वायर बैटरी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, प्लस टैंगल भी नहीं होते, और आर्मेचर आराम से घूम भी पाता है। एक और चीज़ चिल्ड्रन बहुत ध्यान से देखिए, ये जो स्प्लिट रिंग है पहले एक कार्बन ब्रश को टच करता है, फिर वही स्प्लिट रिंग दूसरे कार्बन ब्रश को टच करता है। यानी ये स्प्लिट रिंग पहले बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, फिर वही स्प्लिट रिंग बैटरी के नेगेटिव से जाके कनेक्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर स्प्लिट रिंग बार बार बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता जाता है। यानी कि स्प्लिट रिंग का काम है पोलैरिटी को चेंज करना। यानी स्प्लिट रिंग आर्मेचर के जिस वायर से जुड़ा है उस वायर को पहले वो पॉजिटिव पे रखता है, फिर नेगेटिव पे रखता है। इससे आर्मेचर का वो वायर जो हमेशा लेफ्ट पे है, आप देखिए आर्मेचर का वो वायर जो हमेशा लेफ्ट पे है उस पर हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और आर्मेचर का वो वायर जो राइट पे है उस पर हमेशा अपवर्ड फोर्स लगेगा, और इसीलिए ये मोटर आराम से घूम पा रही है। तो कम्यूटेटर का काम, स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहते हैं, आप ये लिख लीजिएगा। तो जो स्प्लिट रिंग है यानी कि कम्यूटेटर है, उसका एक काम तो है वायर को टैंगल होने से बचाना, और दूसरा काम है वायर की जो पोलैरिटी है उसे चेंज करना, ताकि जो वायर है, जो आर्मेचर है, वो अच्छे से घूम सके। नाउ चिल्ड्रन, अब हमें पता चल गया स्प्लिट रिंग का क्या काम है और किस तरीके से स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश काम में आता है। अब हम एक और चीज देखते हैं डीसी मोटर में। चिल्ड्रन, डीसी मोटर को ध्यान से देखो,
डीसी मोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड है, so we have a magnetic field over here, and we have an armature, we have a coil which is rotating like this in the magnetic field. ये coil इस तरह से गोल 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 घूम रही है. तो अब हमारे पास एक coil है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, और क्योंकि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, जो फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है. द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल इज चेंजिंग. ये देखो, जब ऐसी होगी तो नो फ्लक्स, जब ये कॉइल घूम के ऐसी हो जाएगी तो फुल फ्लक्स, फिर जब ये कॉइल घूम के ऐसी हो जाएगी नो फ्लक्स, जब ये कॉइल घूम के ऐसी हो जाएगी फुल फ्लक्स. तो यहां पे एक और चीज हो रही है, यहां पे एक और खास बात हो रही है. सिंस वी हैव अ कॉइल और एन आर्मेचर हुज मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, अब इस आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो लेंज लॉ के हिसाब से इस आर्मेचर में एक ईएमएफ डेवलप हो जाना चाहिए. और लेंज लॉ बोलता है कि ये जो ईएमएफ डेवलप होगा ये ओरिजिनल कॉज ऑफ मोशन को अपोज करेगा. ये चाहेगा नहीं, जो ईएमएफ होगा ये नहीं चाहेगा कि ये मोशन हो आराम से. हमने एडी करंट्स में भी देखा, ये जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये मोशन को डैम्प कर देता है. और हमने ये भी देखा था, एक न्यूमेरिकल भी देखा था, एक वायर के ऊपर जो फोर्स लगा था वो वेलोसिटी के अपोजिट था. तो यानी कि क्योंकि यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल का, तो एक ईएमएफ डेवलप होगा, और वो ईएमएफ इस ओरिजिनल बैटरी को अपोज करेगा. क्यों ओरिजिनल बैटरी को क्यों अपोज करेगा? ओरिजिनल बैटरी इसे घुमा रही है, तो जो ईएमएफ है ये इसे घुमाने नहीं देने की कोशिश करेगा. तो जो ईएमएफ बन रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा. सप्लाई वोल्टेज करंट ऐसा डालने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से सप्लाई वोल्टेज करंट डालने की कोशिश कर रहा है. जो ईएमएफ अभी अभी बना वो इस करंट को अपोज करेगा. करेक्ट. लेंज लॉ क्या बोलता है? जो ईएमएफ डेवलप होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, वो ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है. द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स ओवर हियर इज दिस बैटरी. इसी बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इसी करंट की वजह से घूम रहा है, तो सारे फसाद की जड़ ये बैटरी है. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बोलेगा कि ये सप्लाई वोल्टेज की वजह से ये घूम रहा है, तो मैं इस सप्लाई वोल्टेज को अपोज करूंगा. ये सप्लाई वोल्टेज अगर अपोज हो गया तो ये घूमने की कोशिश नहीं करेगा. अगर ये घूमने की कोशिश नहीं करेगा तो फ्लक्स आसानी से चेंज नहीं होगा, और यही तो कॉइल चाहती है कि फ्लक्स आसानी से चेंज ना हो. तो एक बार फिर से, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां डेवलप होगा वो इस ओरिजिनल सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा. तो डीसी मोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं. तो अब हम देखते हैं बैक ईएमएफ क्या है. जब आर्मेचर रोटेट होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं. तो लेंज लॉ के हिसाब से एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो करंट को उसी करंट को अपोज करेगा जो उसे रोटेट कर रहा है. इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहा जाता है. ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे मोटर में बैक ईएमएफ कहा जाता है. ओके. तो चिल्ड्रन, अब हम और डेप्थ में जाते हैं मोटर्स के. जैसे ही मोटर स्टार्ट होने वाली होगी, जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी, क्या तुरंत वो फुल स्पीड पकड़ लेती है? आंसर है नहीं, तुरंत तो फुल स्पीड नहीं पकड़ेगी. क्या होगा? पहले तो वो रेस्ट पे रहेगी ना, फिर उसके बाद वो स्पीड पकड़ना चालू करेगी. तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो जो आर्मेचर का रोटेशन होता है वो धीमा होता है. यानी कि शुरुआत में जो फ्लक्स है वो धीरे धीरे चेंज होता है. लेकिन जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है, एक टाइम के बाद मोटर की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, धम करके घूमता है मोटर. डीसी मोटर बहुत फास्ट घूमती है, तो थोड़ी देर के बाद डीसी मोटर एकदम फास्ट घूमना चालू करेगी. तो ये आर्मेचर जब एकदम फास्ट घूमेगा तो फ्लक्स भी जल्दी चेंज होगा और बैक ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा. एक बार फिर से, शुरुआत में मोटर स्लो होती है. मोटर स्लो होती है यानी कि मोटर धीरे घूमेगी तो फ्लक्स भी धीरे चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा यानी कि बैक ईएमएफ कम होगा. थोड़े टाइम के बाद मोटर फास्ट घूमेगी. मोटर फास्ट घूमेगी तो फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा,
फ्लक्स से ज्यादा चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इस केस में बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ कम होता है, मोटर को शुरू करते हैं तो बैक ईएमएफ कम होता है, और जब मोटर को थोड़ी देर हो जाती है शुरू हुए, जब मोटर फास्ट हो जाती है तब बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाता है। तो जब मोटर जस्ट स्टार्ट होगी स्पीड ऑफ आर्मेचर कम होगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, इसीलिए कम बैक ईएमएफ जनरेट होगा। अब चिल्ड्रन मान लेते हैं कैपिटल E इज द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज मतलब जो मेन बैटरी है, ये जो मेन बैटरी है इसका नाम कैपिटल E दे देते हैं। अब ये आर्मेचर बनता तो वायर से ही है, कॉपर वायर वगैरह से ही बनता है, तो इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। सो लेट RA बी द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, और जो बैक ईएमएफ है उसे हम E मान लेते हैं। तो चिल्ड्रन करंट जो होगा वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हमें पता है। तो यहां पे वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। क्यों सप्लाई माइनस बैक ईएमएफ? क्यों माइनस साइन क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। तो ये जो बैक ईएमएफ बना है सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है, इसलिए जो करंट होगा उसकी वैल्यू होगी सप्लाई का वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। अब शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में बैक ईएमएफ जीरो होगा। क्यों भाई शुरुआत में बैक ईएमएफ जीरो क्यों होगा? क्योंकि शुरुआत में मोटर नहीं घूम रही है। अगर शुरुआत में मोटर नहीं घूम रही है तो शुरुआत में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो शुरुआत में बैक ईएमएफ जीरो है क्योंकि आर्मेचर नहीं घूम रहा है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं सप्लाई वोल्टेज 100 है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, और क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है इसीलिए जो बैक ईएमएफ है वो जीरो है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो E का वैल्यू है 100, बैक ईएमएफ जीरो है, और रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर 2 है। तो करंट देखो कितना आ रहा है 50 एम्पियर। और जब आर्मेचर फुल स्पीड पकड़ लेगा, जब आर्मेचर के पास फुल स्पीड हो जाएगी तो बैक ईएमएफ भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि जब आर्मेचर की फुल स्पीड होगी तो उस वक्त जो अपोजिंग ईएमएफ है वो भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स ज्यादा चेंज हो रहा है। तो बैक ईएमएफ बहुत हाई हो जाता है। मान लेते हैं बैक ईएमएफ 95 वोल्ट हो गया, तो एंड का करंट कितना होगा? E का वैल्यू तो अभी भी 100 वोल्ट है, लेकिन जो बैक ईएमएफ जीरो था वो अब 95 हो चुका है। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर तो अब भी 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो करंट का वैल्यू आ रहा है 2.5 एम्पियर। तो इससे हमें क्या पता चला? जब मोटर शुरू होती है तो वो बहुत ज्यादा करंट खींचती है, देखो 50 एम्पियर, लेकिन जब मोटर फुल स्पीड पे चलने लगती है तो वो देखो सिर्फ 2.5 एम्पियर ले रही है। यानी कि मोटर को शुरू करते वक्त बहुत जबरदस्त करंट लगता है, मोटर को स्टार्ट करते वक्त हाई करंट लगता है। आप ये सब देख सकते हो इंडस्ट्रीज में, अगर आप कभी विजिट करने जाओ तो जैसे ही किसी भी डीसी मोटर को चालू किया जाता है उसके वोल्ट मीटर पे ध्यान दोगे तो, या एमीटर पे ध्यान दोगे तो तुरंत एमीटर बताएगा बहुत हाई करंट है, और बस कुछ ही सेकंड्स के बाद, हार्डली आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, वो करंट बहुत कम हो जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे हम मोटर चालू करते हैं तुरंत करंट भागता है और फिर धीरे 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 करंट कुछ सेकंड्स के बाद कम हो जाता है। नाउ चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि शुरुआत में जो करंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। 50 एम्पियर करंट आपके घर को जलाने के लिए काफी है। इतना करंट अगर फ्लो हुआ तो वायर्स जल जाएंगे, घर में आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंडस्ट्री में अगर ये है तो इंडस्ट्री जल जाएगी, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है इस इतने हाई करंट की वजह से। और अगर किसी आदमी ने गलती से इसको छू लिया, इसके नेकेड वायर को, तो उसके बॉडी का कार्बन बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके बॉडी में, पूरी तरह से जल जाएगा वो आदमी। यानी कि ये जो हाई करंट है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि इतना हाई करंट फ्लो हो। घर का फ्यूज भी उड़ सकता है, घर की एमसीबी गिर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, आग लग सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना जरूरी है। तो लेट अस सी हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। तो चलिए हम देख चुके हैं
In the beginning, DC motor draw extremely high currents, which can be dangerous. तो इस हाई करंट को फ्लो करने से प्रिवेंट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है स्टार्टर। तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हो, इस डिवाइस को कहा जाता है मोटर का स्टार्टर। जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके खेत वगैरह हैं, अगर उन्होंने डीसी मोटर लगवाई है तो डीसी मोटर के साथ में एक स्टार्टर भी लगवाते हैं वो लोग। तो जो स्टूडेंट्स रूरल एरियाज से हैं जिनके खेतों में डीसी मोटर, एसी मोटर नहीं, डीसी मोटर, एसी मोटर को भी स्टार्टर लगता है, पर इस वक्त हम डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। अगर आपके खेत में डीसी मोटर लगी हुई है तो आपने इसका स्टार्टर जरूर देखा होगा। तो चलिए, ये स्टार्टर काम कैसे करता है। तो ये मोटर है, मोटर को डायरेक्ट बैटरी नहीं कनेक्ट करते। हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें मोटर को डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दी थी, पर यहां देखो मोटर को डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट नहीं करते। बैटरी होती है, फिर स्टार्टर होता है, फिर मोटर होती है। डायरेक्ट बैटरी को मोटर से कनेक्ट करेंगे तो अभी हमने प्रॉब्लम देखा हाई करंट वाला। अब देखते हैं स्टार्टर काम कैसे करता है। स्टार्टर में एक बटन होता है, स्टार्ट बटन। जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबाते हो तो ये एक कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड यहां पे आ जाता है। तो जैसे ही स्टार्ट बटन दबाते हो, जैसे आपने स्टार्ट बटन दबाया, ये कंडक्टिंग रॉड इस तरफ आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है देखो, अब हो ये रहा है, यहां पे आपका सप्लाई वोल्टेज है। तो करंट यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से जाता है, यहां से जाता है। ये कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर से पास होता है करंट, फिर इस यहां घुसता है करंट, और फिर करंट को 1 2 3 रेजिस्टेंस से पास होना पड़ता है। उसके बाद करंट मोटर तक पहुंच पाता है। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। करंट के पाथ में रेजिस्टेंसेस डाल दिए हमने, डायरेक्ट मोटर कनेक्ट नहीं की। जैसे ही हम स्टार्टर का बटन चालू करते हैं, ये जो कंडक्टिंग बार है, कंडक्टिंग हैंडल है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, कंडक्टिंग हैंडल। ये हैंडल यहां कनेक्ट हो जाता है। तो यहां कनेक्ट होने की वजह से जो करंट है उसे इस तरह से फ्लो होना पड़ता है। तो करंट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। अब अगर पाथ में बहुत सारा रेजिस्टेंस लग गया तो करंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा और करंट कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस की मदद से करंट कंट्रोल में आ गया है। अब धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये स्पीड पकड़ती है मोटर, बैक ईएमएफ बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है। अब क्योंकि करंट कम हो गया है, क्या हम चाहते हैं कि ये हैंडल यही रहे? नहीं। थोड़ी देर के बाद करंट तो कम हो गया है ना, तो इतने सारे रेजिस्टेंस की क्या जरूरत है, अपने आप करंट कम हो ही जाता है थोड़ी देर के बाद। तो यहां लगी है स्प्रिंग। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये जो हैंडल है ये स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग एक्चुअली खिंची हुई रहती है, स्प्रिंग की वजह से धीरे 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 ये हैंडल इस तरफ आ जाता है, इस तरफ। ये देखो, तो ये जो हैंडल है, कंडक्टिंग हैंडल, ये स्टार्ट में इस पोजीशन पे रहता है, स्टार्टिंग में यहां रहता है, और ये इसकी एंड पोजीशन है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, अब यहां से करंट निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, यहां जा रहा है, इस कंडक्टिंग स्ट्रिप से अब करंट यहां एंटर कर रहा है और यहां से यहां आ रहा है। यानी थोड़ी देर के बाद ये देखो करंट ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ऐसा ऐसा, यहां से ऐसा, और यहां पे। चिल्ड्रन यहां पे कुछ नहीं है, ये हवा में लटक जाते हैं थोड़ी देर के बाद। ये हैंडल घूम के यहां पे आ गया है ना, तो यहां पे कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस हवा में लटके, करंट यहां नहीं घुसेगा एंड में। करंट यहां क्यों नहीं घुसेगा एंड में, ये हवा में लटक जाएंगे तीनों। तो एंड में ये सिचुएशन हो जाती है। तो एंड में देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है करंट के पाथ में। क्यों? क्योंकि एंड में तो करंट कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस की क्या जरूरत है एंड में। सो दिस इज हाउ द स्टार्टर ऑफ अ डीसी मोटर वर्क्स। अब डीसी मोटर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मोटर है, उसके आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर
2 ओम। और सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है। ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है ये 2.5 एम्पियर है व्हेन इट इज अनलोडेड। अनलोडेड का मतलब है डीसी मोटर के आगे हमने कोई डिवाइस नहीं लगाया है, मतलब सिर्फ मोटर घूम रही है, मोटर के आगे कोई पंखा नहीं है, मोटर के व्हील कनेक्टेड नहीं है। तो अनलोडेड का मतलब है ये फुल स्पीड से घूम रही है। तो अनलोडेड का क्या मतलब है? फुल स्पीड। और अगर ये फुल स्पीड से घूम रही है तो बैक ईएमएफ भी बहुत ज्यादा होगा। बैक ईएमएफ इज मोर। और बैक ईएमएफ ज्यादा होने का मतलब है इस वक्त करंट कम होगा। इस वक्त करंट कितना है? 2.5 एम्पियर। तो जो करंट है वो 2.5 एम्पियर है। अब हमें मोटर के लिए फॉर्मूला पता है, करंट इज सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। नॉर्मल ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है। देयरफॉर 2.5 इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज है 15, बैक ईएमएफ पता नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर है 2 ओम। तो इसको यहां ले लेते हैं। देयरफॉर 5 इज इक्वल्स टू 15 माइनस ई। तो जो बैक ईएमएफ होगा वो 10 वोल्ट होगा। अब क्या हो गया, किसी ने एक छोटा सा फैन लगा दिया। इफ अ स्मॉल फैन इज नाउ कनेक्टेड टू द मोटर। इस मोटर को एक छोटा सा फैन लगा दिया किसी ने, तो मोटर की स्पीड 10% कम हो गई। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, खाली मोटर चलाओगे तो भागेगी, उस मोटर पे पंखा लगा दोगे तो ऑफ कोर्स मोटर की स्पीड थोड़ी कम तो होनी ही है। ये ऐसा ही है, खाली इंजन भगाओगे ट्रेन का तो इंजन तो बहुत भागेगा, लेकिन इंजन के पीछे अगर डब्बे लगा दिए तो ट्रेन को स्लो होना ही पड़ेगा। तो नाउ चल रहे हैं, स्पीड 10% रिड्यूस हो गई। स्पीड रिड्यूस्ड बाय, तो अगर स्पीड 10% कम हो गई है तो बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। देयरफॉर बैक ईएमएफ रिड्यूसेस बाय 10%। जितनी स्पीड कम करोगे बैक ईएमएफ भी उतना ही कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द न्यू बैक ईएमएफ? न्यू बैक ईएमएफ इज ओल्ड बैक ईएमएफ माइनस ओल्ड बैक ईएमएफ का 10%। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9 वोल्ट। कैलकुलेट करोगे ये 10 माइनस 100 अपॉन 101 9 वोल्ट। तो अब जो नया बैक ईएमएफ है वो 9 वोल्ट है। तो बैक ईएमएफ क्यों कम हुआ? क्योंकि स्पीड कम हुई। तो अब नया करंट कितना है वो पूछा है, व्हाट इज द न्यू करंट? तो जो नया करंट होगा वो होगा सप्लाई वोल्टेज माइनस नया बैक ईएमएफ अपॉन आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3 एम्पियर। यानी कि अब सप्लाई बैटरी को ज्यादा करंट देना पड़ेगा। लॉजिकल भी है, जब पंखा नहीं लगा था तो 2.5 एम्पियर का करंट हमें चाहिए था, पंखा लगाने के बाद ज्यादा करंट चाहिए 3 एम्पियर। लॉजिकल है। आपने अगर फैन लगा दिया है तो आपको ज्यादा करंट देना पड़ेगा, तब जाके वो फैन घूमेगा, क्योंकि आपने वजन बढ़ा दिया है, मोटर के आगे आपने वजन लगा दिया है, तो आपको ज्यादा करंट देना ही पड़ेगा मोटर को घुमाने के लिए। दैट्स कॉमन सेंस। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो लिख देते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम। और इस डीसी मोटर में एक फ्यूज वायर लगा हुआ है 5 एम्पियर का, यानी कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर इस मोटर में गया तो वो फ्यूज वायर उड़ जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल करंट? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हम अलाउ कर ही नहीं सकते। अगर सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट द स्टार्टर शुड प्रोवाइड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर एट द स्टार्ट? तो अब हमें स्टार्टर लगाना पड़ेगा, वो स्टार्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे कि हमारा ये मोटर का फ्यूज ना उड़े। तो चिल्ड्रन, स्टार्टर के बारे में पूछा है, वो भी शुरुआत में। तो शुरुआत में क्या होता है? राइट एट द बिगिनिंग
ये देखिए, एकदम शुरुआत में जो कंडक्टिंग हैंडल होता है वो यहां होता है और इतने सारे रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट को पास होना पड़ता है। तो शुरुआत में तो आपको यही पूछा है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए शुरुआत में कि हमारी मोटर का फ्यूज ना उड़े। तो आपको इन रेजिस्टेंसेस का वैल्यू पूछा है। तो स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में ये करंट चला, स्टार्ट में करंट को स्टार्टर का रेजिस्टेंस भी झेलना है और मोटर का रेजिस्टेंस भी झेलना है, और शुरुआत में बैक ईएमएफ 0 होता है। तो क्योंकि एट द स्टार्ट बोला है इसीलिए बैक ईएमएफ 0 होगा। तो जो करंट का फॉर्मूला है वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो रेजिस्टेंस होगा स्टार्टर का प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। और ये करंट, शुरुआत का करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई की वैल्यू 5 है, सप्लाई वोल्टेज है 100, बैक ईएमएफ है 0, रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर हमें ढूंढना है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है 1। देयरफॉर 5 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 100। देयरफॉर 5 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर इज 95। तो जो स्टार्टर का रेजिस्टेंस होगा उसे 19 ओम्स का होना पड़ेगा कम से कम। इससे ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ स्टार्टर का रेजिस्टेंस अगर 19 ओम से कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार्टर रेजिस्टेंस एट द बिगिनिंग शुड बी 19 ओम। तो जब हम असलियत में जब स्टार्टर बनाते हैं तो 19 ओम की जगह 30 ओम 40 ओम का डाल देते हैं स्टार्टर। तो जितना रेजिस्टेंस दिख रहा है उससे डबल ट्रिपल डाल देते हैं ताकि फुल सेफ्टी रहे।